ये मेले में काफ़ी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट यहाँ दिखाई देने को मिल रहा है। बिहटा वैदिक कृषक उत्पादक संगठन है, ये बिहटा पटना से। आप देख रहे हैं कि ये जला हुआ दिया है। इसकी खासियत हम आपको बताते हैं। ये दिया दरअसल गाय के जो देसी गाय होती है उसके जो गोबर से ये बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी प्रकार का अपने साथ रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, ये पूरी तरह से जल जाता है। और इन्होंने जो बनाया है ये है गोबर का, देसी गाय का जो गोबर है, जैसे गीर है, मगही गाय है या फिर शाहीवाल है, उसके गोबर से ये बना हुआ है। और इसमें किसी भी प्रकार से ये बता रहे हैं जैसा कि किसी भी प्रकार का कोई एसेंस नहीं मिला हुआ है। और इसमें जो इन्होंने जो जलाने के लिए धूप जो बनाया है ये ख़ुद इसमें जला सकते हैं। और ये जलने के साथ ये अपने साथ किसी भी तरीके का कुछ भी पदार्थ बचता नहीं। और ये जैसा कि बताते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई एसेंस मिला हुआ नहीं है। ये जो है किसी प्रकार से टूट नहीं रहा है। ये आप देख रहे हैं काफ़ी टफ़ है। और आपको मैं बता ही सकता हूँ ये काफ़ी हल्का है। ये भी गाय के गोबर का बना हुआ है। ये भी किसी भी तरह से ये टूटता नहीं है और पूरी तरह से ये कारगर है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी गोबर से बनी हुई हैं। आप इधर से देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कलाकारी भी की हुई है। ये भी गोबर का बना हुआ है, ये भी गोबर का बना हुआ है और ये सारे गोबर के बने हुए हैं, देसी गाय के गोबर के। तो इन्होंने एक तरह से इसको जो बताने की कोशिश किया है कि ये इस तरह से जो भी प्रोडक्ट है वो आगे जाकर काफ़ी कारगर होगा और ये वातावरण के साथ साथ हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी कारगर होने वाला है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना के स्टॉल पे लगा हुआ है, आप स्टॉल देख सकते हैं। तो ये मेले में एक ख़ास अट्रैक्शन बना हुआ है। एक यहाँ पर फीड ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है। ये फीड ब्लॉक दरअसल जो गाय को खिलाने के लिए, जानवर को खिलाने के लिए है। तो एक चारा ईंट भी बोलते हैं, तो इस तरह से इन्होंने बनाया है। तो ये क्या है, इसके पीछे का क्या आपका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें जो धान जो वेस्ट होता है, खखरा जो होता है, उसको और गुड़ और नमक और थोड़ा सीमेंट डाल के 15% सीमेंट डाल के इसको बनाया जाता है फीड ब्लॉक का। इसके खाने से गाय का मतलब वो दूध भी बढ़ती है और दूध भी बढ़ती है। हाँ, और इसमें पोषक तत्व भी मिलते हैं। हाँ, पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो ये कैसे बनाया गया है? ये खखरा और वो गुड़ डाल के। अच्छा, यानी हाँ। कि जो रेसिड्यू जो बचता है हाँ। उसके साथ ये बनाया गया है। खखरा यानी कि जो धान की जो भूसी जो बचता है बाद में, उसके साथ जो जिसमें दाने नहीं भरते हैं वो दाने इसमें इन्होंने प्रयोग में लाया है कि इसको के लिए। और एक जो है थोड़ा हार्ड मुझे दिख रहा है, ये मैं दिखाऊं तो ये पशु चॉकलेट है। ये चॉकलेट है, ये पशुओं के लिए चॉकलेट है। जैसे हम लोग, हाँ, तो ये पशुओं का कैडबरीज है। तो इसमें 50% रफेज है और 50% कंसनट्रेट मामला दोनों है। ये 50% रफेज है और 50% कॉन्सेंट्रेट इसमें है। तो ये काफ़ी चाव से ये पशु खाती है। एक मेमना के लिए आपने जो है कुछ बनाया है। हाँ, मेमना चॉकलेट है। मेमना चॉकलेट है, जो बकरी पालन से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं उनके लिए मेमना चॉकलेट है। ये भी काफ़ी, ये क्या उसमें कुछ गुड़ वगैरह लगता है देकर बनाया हुआ है। गुड़ और मिनरल मिक्सर सब डाला जाता है इसमें। मिनरल मिक्सचर ये करके दुधारू पशुओं के लिए। तो दोनों में क्या फ़र्क क्या है? क्या ऐसा क्या मिला है कि वो सिर्फ मेमना के लिए है, ये दुधारू पशुओं के लिए है? दोनों में थोड़ा वो मिनरल मिक्सर थोड़ा कम, इसमें परसेंटेज थोड़ा अलग रहता है, इसका अलग रहता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है चॉकलेट के लिए। और तो कीमत क्या पड़ता है? कीमत आपने कितना इसको बनाने में खर्च आया है, कितने में आप दे रहे हैं? किसान के लिए 50 रुपये पड़ता है और हम लोग ऑफिशियली 60 लेते हैं। किसान के लिए 10 रुपये कम है। हाँ, किसान के लिए 10 रुपये कम है रेट। कितना एक बार इसको डोज क्या है, कितना दे सकते हैं? इसमें इसमें 200 ग्राम है पर डे का। पर डे इसमें से 150 से 200 ग्राम वो पशु को दे सकते हैं। कुछ वजन तो 1 kg को तो बनता है का ये करीब है यहाँ पर। आप क्या बकरी पालन से जुड़े हैं? गौ पालन से जुड़े हैं। गौ पालन के लिए। तो आपको बनाने का विधि भी बतलाते हैं क्या? क्या बनाने की विधि? हाँ, बनाने के विधि भी बतलाते हैं। इसका लिटरेचर है आपके पास? लिटरेचर भी होगा, देखते होगा। तो ये क्वायरी कर रहे हैं सभी लोग जो किसान मेले में आए हुए हैं, वो अपनी अपनी क्वायरीज कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके लिए क्या क्या चीज़ कारगर है। तो आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं? जी हाँ। तो ये क्या लगता है, कारगर होगा ये किसानों के लिए? होना तो चाहिए, आजकल जो का ये तो डिमांडे है। ये डिमांड है। यानी कि जो पशुपालन में जो उनको खान पान में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं,
और उसमें पशुओं के लिए, सेहत के लिए जो है इस तरह के आप बनाने की कोशिश हर्बल करेंगे? टाइप का हो गया इसका। हर्बल हो गया है। जी। ये भूसा है, यूरिया उपचारित भूसा है। ये हाँ, यूरिया उपचारित भूसा है। यूरिया उपचारित। ये पूरा मुलायम सॉफ्ट कर देती है गाय को खाने में। गाय बहुत चाव से खाती है इसको। तो ये इसका लिटरेचर हमको दीजिए ना। हाँ, इनको लिटरेचर ज़रूर दे दीजिए तो किसान जो आए हैं उनको आने का कोई फ़ायदा यहाँ पर हो सके। तो इस तरह से किसान मेले में कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप दर्शकों के लिए यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं ताकि जो दर्शक ये शिकायत कर रहे हैं कि हम मेले में कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, तो हम उनके लिए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की सामग्री यहाँ पर लगी हुई है। एक यहाँ पर काफ़ी ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये ज़रा आप दिखाइए, जहानाबाद से काफ़ी पॉपुलर है ये जहानाबाद का प्रोडक्ट। आप ही के यहाँ से आता है ये? हाँ, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो है जी। डॉक्टर शोभा रानी मैडम होम साइंस तो वो ये जो है इसको हम दर्शकों को बता दें कि ये काफ़ी इनोवेटिव है। आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ मूर्ति, इसकी खासियत नहीं है, बल्कि ये धान के पुआल से बना हुआ है। ये धान के पुआल जो कि काफ़ी अभी एक चर्चा में है, पराली प्रबंधन। पुआल किसान जला देते हैं। अब देखिए कितना कीमत इसका जो है आप लोग रखते हैं। 600 रुपया इसका प्राइस रखा गया है, जो कि बहुत ही मतलब कम है। और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगती है। जी, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन जो पुआल जो किसान जला देते हैं उनके लिए एक संदेश है कि 600 रुपये में ये चीज़ बिक सकता है और आपके घर का शोभा बढ़ा सकता है। ये कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद से है। और इसमें कितना जो है ये है, कितने लोग लगे हुए हैं बनाने में? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से लगभग 10 से 15 जो है कि इसमें जुड़े हुए हैं। और अक्सर हमारे यहाँ ट्रेनिंग होते रहता है और ट्रेनिंग के माध्यम से जो है कि किसान लोग सीख कर जाते हैं। और उसमें से 10 आदमी जो हैं, 10 कृषक जो हैं वो अभी बना रहे हैं, जो कि किसान के द्वारा ही जो है कि ये है हमारा जो है कि उन्होंने जो है कि यहाँ पर जो है कि सारे किसानों के द्वारा ही किसानों के द्वारा बनाया गया है। ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग होती है, तो जो सिखाया जाता है उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये कितना ड्यूरेबल है? अगर हम खरीदते हैं, कोई व्यक्ति अगर 600 रुपया में इसे लेता है बड़ी ही श्रद्धा के साथ कि हम एक पुआल का ये ले रहे हैं, कोई प्लास्टिक मेड नहीं है, किसान के खेत से आया हुआ है और किसान के द्वारा ही बनाया हुआ है, तो ये कितने दिन तक ये टिकेगा? सर इसका तो लाइफ 5 साल से भी ऊपर हो सकता है। बस बढ़िया से रखने के लिए है, पानी से बचाने के लिए है, मॉइस्चर से नमी नहीं, लेमिनेशन किया हुआ है सर, चारों तरफ से लेमिनेशन किया हुआ है। नमी इस बहुत जो है कि इसका जो है कि मांग है हमारे यूनिवर्सिटी में, चाहे ये काफ़ी मांग है। ये राज्यपाल महोदय को भी हम लोग जो है इसको जो है कि राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति, और हम देख रहे हैं कि बिहार में जितने भी अभी सभा सम्मेलन हो रहा है वो सभी जगह ये अभी लोगों को पसंद आ रहा है और काफ़ी भारी मात्रा में इसकी डिमांड है। डिमांड इतनी कि लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जहानाबाद से। जी सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उद्यान प्रदर्शनी है। हम उद्यान प्रदर्शनी के लिए यहाँ पर अभी एंटर कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि उद्यान प्रदर्शनी में कितनी अधिक भीड़ है। यहाँ पर लोगों का जो रुझान है इस जो यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी, यहाँ पर तरह तरह के जो इंडोर प्लांट्स जो लगाए गए हैं, तो आपको यहाँ से हम पहले दिखा दें, यहाँ फ्लोरिकल्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ये यहाँ पर देखिए, ये फ्लावर है, ये यहाँ पर इसका कोई नाम जो है हटा दिया गया है, किस चीज़ का ये फ्लावर है। इसी तरह से एक बड़ा ही सुंदर आकृति के साथ ये फ्लावर है। एक ये फ्लावर आप देख सकते हैं, इसका लुक जो है काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ एंथूरियम भी है, आप जरबेरा है, एंथूरियम है, आप जिसे देख सकते हैं। ये विश्वविद्यालय के पॉली हाउस में इसे उगाया जाता है। हमने आपको बताया भी था कैसे आप इसे उगा सकते हैं। गुलाब थोड़ा मुरझा गया है क्योंकि मेले का दूसरा दिन है और इसकी जो 2 दिन तक बिना पानी के ये नहीं रह पाया। और इसी तरह से ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉली हाउस से उगा हुआ है। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पिंक और वाइट रोज़। हम आगे चलते हैं। इसी तरह से लोग जो है ले लो, सेल्फी लेते हैं।
तो लोग जो है अपनी अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं और फूलों के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये फ्लावर और यहाँ गोभी के जो ये देखिए किसानों के प्रादर्श, यानी कि यहाँ पर जो एग्जिबिट्स जो लगाए गए हैं ये किसानों के लगाए गए हैं, ये या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के किसी अन्य अंग द्वारा लगाए गए हैं और ये किसान प्रोत्साहन राशि के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये गोभी तो सामान्य गोभी है, लेकिन ये गोभी देखिए पीला गोभी है। तो ये पीला गोभी यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए पीला गोभी, आपने पीला गोभी इससे पहले शायद नहीं देखा होगा। ये उजला गोभी और ये पीला गोभी दोनों में आप कंपेयर करके देखें तो ये है। और इसने किसने लगाया है, ये गोराडीह के हैं किसान, उन्होंने लगाया है। इसी तरह से ये जो है लगाया गया है, ये सबौर भागलपुर से जो है किसान कोई लेकर आए हैं, तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए, तो इसके साथ ही हम थोड़ा देखते हैं कि ये थोड़ा पर्पल या फिर आप कहें तो बैंगनी गोभी, ये बैंगनी गोभी है। हम पीला गोभी भी लेकर के हम कोशिश करेंगे कि आपको एक साथ दिखाएं थोड़ा। ये पीला गोभी और पर्पल गोभी, तो ये गोभी जो है काफ़ी खूबसूरत, मनभावन और सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, सेहतमंद है ये, क्योंकि जो रंगीन सब्जियां हैं वो काफ़ी सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, हम इसमें एक कलर और मिक्स करें तो हम देखेंगे कि ये तिरंगा गोभी आप देख सकते हैं इसके साथ। तो ये काफ़ी लोगों को ये आकर्षित कर रहा है ये चीज़ें। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कलर किया हुआ है जो? नहीं, ये इस किस्म को ये डेवलप किया गया है। हाँ। तो ये कहाँ के किसान हैं आप देख सकते हैं, ये पूर्णिया के किसान ने इसे उगाया है, इस गोभी को। ये बंदा गोभी की है, जो कि ग्रीन बंदा गोभी है, इधर रेड बंदा गोभी है। लोगों ने देखने की कोशिश किया है कि ये बंदा गोभी वास्तव में क्या अंदर से भी लाल है या नहीं, लोगों की अपनी कौतूहलता। और आगे की तरफ आपको कुछ बेहतरीन आकर्षक चीज़ें और मिलेंगी। मूली है, जो कि शायद एक व्यक्ति जो है थोड़ा उसको उठाने के लिए थोड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए, ये मूली। और ये मूली देखिए कितनी बड़ी मूली है, जिसे कि उठाने के लिए थोड़ा दम लगाना पड़ेगा और खाने के लिए भी दम लगाना पड़ सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये मूली जो है वास्तव में पता नहीं खाने के लिए कितना प्रयोग आए, लेकिन दिखाने के लिए काफ़ी ये बेहतरीन है। लोगों ने इसको लगाए हैं, कौन किसान लगाए हैं इसके भी नाम हैं। ये सबौर से हैं, नाम नहीं लिखा गया है इस पर, चूँकि अभी इनको पुरस्कार मिलना है इसके बाद। तो इसी तरह से लाल, पिंक मूली, सलजम, ये इस तरह से, चूँकि दूसरा दिन है आज हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी सी इसमें मुरझाहट आ गई है। इधर गाजर, बैंगन, तरह तरह के बैंगन है इसमें, आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैंगन हैं। और ये किसानों की अपनी उपलब्धियां हैं, इन्होंने खुद इसे बनाया है। अब इधर हम टमाटर की तरफ आते हैं। ये टमाटर है, ये लौकी है, ये चित्रा लौकी, सफ़ेद लौकी, बड़े बड़े। दूसरे लोगों का थोड़ा इसके साथ में छूने का, फ़ोटो खिंचाने का जो है अपना ही, इनका भी लिया जाए। ये जो फ़ोटो अपने जो ये खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े, इतना बड़ा गोभी देखी थी कभी? ये पंपकिन, अपने आप में ये किसी को उठा पाना बड़ा मुश्किल है। कोहड़ा, कदीमा, सीताफल, तरह तरह के जो लोग जानते हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये जो है प्रथम पुरस्कार से इसे नवाजा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रथम पुरस्कार इसमें दिया गया है। और इसमें जो द्वितीय पुरस्कार पाया गया, जिसे मैं उठा नहीं पाऊँगा, इसे हो सकता है कि वैज्ञानिक की अपनी अपनी पहचान हो, ये द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ये मुझे बहुत ही मनभावन लग रहा है, ये एक बड़ा ही शानदार लुक के साथ ये प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है इस किसान को। और ये एक पिंक कलर लेकर
है। और इसमें जो है बहुत ही रंग बिरंगी सब्जियों का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है और इससे एक संदेश दिया गया है कि रंगों का महत्व हमारे जीवन में तो है ही, जो रंगीन सब्जियों का भी महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और जो उत्पाद हैं अपने किसानों के उत्पाद हैं उस तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये उत्पाद जो है गुआवा जेली, ये क्या आप लोगों के हैं, किसके हैं? तो ये अपने अपने उत्पाद हैं। ये मशरूम का अचार है, तो यहाँ पर मशरूम का कुछ ये चॉकलेट है, तरह तरह की बड़ी है, ओल का अचार है, लोगों ने लगाए हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम है इसे देखने के लिए और एक संदेश देने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो आकर देखें और जो कृषि के महत्व को वो समझें, अपने जीवन में कृषि के महत्व को वो जानें और इसे किसानों के महत्व को वो पहचानें। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर पपीते के साथ साथ बेर, चुकंदर, तरह तरह की चीज़ें लगाई गई हैं और आप भीड़ देख सकते हैं। लोगों की जो रुचि है वो कितनी अधिक है इसमें देखने के लिए। और ये लोग जो आए हुए हैं कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये सब आसपास के जो हमें जो लोगों को जो दिखाई दे, इनसे एक मिनट पूछ लेते हैं। मास्क हटा के बोल। हाँ तुम आगे आ जाओ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे देखकर कुछ मतलब समझ में आया कि ये आखिर क्यों लगाया गया है? पता नहीं मुझे। और ये दरअसल आप लोगों को समझने के लिए, चूँकि यंग हैं, यूथ हैं, तो जीवन में इतने सारे फल हैं, इतने सारे सब्जियां हैं, इतने सारे यहाँ पर उत्पाद हैं। हाँ देखे नहीं है ये, इतने सारे देखे नहीं थे, फर्स्ट टाइम देखे नहीं थे। तो ये सारे आप देखिए रंगों का महत्व हमारे जीवन में है। आप लड़कियाँ पिंक मशरूम पहनती हैं, रेड तो, पिंक, हाँ कोई रेड पहनती है, लेकिन सब्जियाँ भी पिंक रेड है, इधर ग्रीन है। तो जितनी भी सब्जियाँ जो हैं वो एक अपने रंगों के साथ आती है और वो अपने रंग के साथ जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, लाभकारी होती है। जी। आप कहाँ से आई? हम भागलपुर से ही हैं। भागलपुर से आई। तो क्या सोच के आई थी और क्या कुछ सीखने को मिला? जी बहुत कुछ देखने के लिए मिला। खरीदारी कुछ हुई? नहीं अभी नहीं, अभी जस्ट आ ही रही हूँ मैं। जी देखिए लोगों के जो है काफ़ी इसमें इंटरेस्ट है और यहाँ पर अब भीड़ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर रुक पाना अब मुश्किल लग रहा है कि वो, क्योंकि मेले का दूसरा दिन कहीं कोई स्टॉल छूट न जाए। लोग इसी भाग दौड़ में जल्दी जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये भी देखना है, ये भी लेना है। तो इसी क्रम में आप देखिए तो ये देखिए इस भीड़ में कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर देखने के लिए उमड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कृषि का कुंभ हो और लोग अपनी निगाहों में भर लेना चाहते हैं, लोग कुछ खरीद लेना चाहते हैं। तो आगे की ओर अब बढ़ते हैं, इस स्टॉल से बाहर आते हैं। तो ये शहद का यहाँ पर स्टॉल है और कहाँ से हैं आप? मैं बौसी से हूँ, मंदरा मंदार से। ये मंदराचल जो है वो क्या कोई खास शहद है क्या? जी बस ये सरसों का शहद है और किसानों द्वारा उत्पादित है, उनके द्वारा प्रोसेस किया गया हुआ है। तो कितना शहद का उत्पादन है आपका? हमारे यहाँ कम से कम सालाना 1 टन के लगभग। 1 टन। 1 टन जी। 1 टन यानी 1000 केजी। 1000 केजी। तो मूल तौर पे क्या चीज़ का शहद है? ये सरसों का शहद है अभी। इसके बाद हम लोग प्रोसेस में जो डाले हुए हैं वो सहजन का। हमारे यहाँ 2 चीज़ का होता है, सहजन और सरसों के शहद में थोड़ी जमने की समस्या आती है, ये आपका जमा हुआ नहीं है? नहीं जमा हुआ नहीं है। तो ऐसा क्या आपने कुछ प्रोसेस किया? ताज़ा माल है, प्रोसेस किया हुआ है, सब कुछ जनवरी का है। अच्छा ये जनवरी का ये है। तो हमारा हर साल का साल निकल जाता है। तो कहाँ पे इसकी सेल कहाँ पे है आपकी? क्या आप खुदरा में बेचते हैं या फिर? हमारा मंदराचल एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और हम अपने से अपना जो है हर जगह 2-3 जगह हमारा काउंटर है। भागलपुर में भी काउंटर है, बाराहाट में काउंटर है, अभी एक नया काउंटर जो है जिलेबिया मोड़ में लगा दिया। तो
यानी कि ये लोकली जो है आपका ये आपकी अपनी पहचान है, तो ये भी एक तरीका है बेचने का। जो शहद उत्पादक हैं उनके साथ एक समस्या रहती है कि इसको हम बेचें कहाँ, और जो अलग अलग कंपनियों को सप्लाई करते हैं वो कंपनियां मोनोपोली का शिकार हो जाते हैं जो शहद उत्पादक। जी, हम अपना शहद अपने से बेचते हैं। तो आपको बेचने में कभी चुनौती भी होती है? नहीं, पहले हुई थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब तो लोग हमसे लेते हैं, जैसे एक डब्बा ले गए, खाए, इसके बाद तुरंत जो है बोलते हैं हमको होम डिलीवरी करवा सकते हैं सर। हम बोले ठीक है, हमारे पास आदमी, हम होम डिलीवरी करवा देते आप हैं। 1 kg देते हैं? मैं 1 kg 350 का देता हूँ, उसमें 200 ग्राम एक्स्ट्रा देता हूँ। तो ऑफर प्राइस है ये, सब में 1 offer kg के है। साथ 200 ग्राम फ्री है। 20% हर पैक में फ्री है। तो आधे kg का कितने का देते हैं? 180 रुपये का। 180 रुपये। अभी ये सरसों है जी, और टोटल सरसों है। तो सभी सरसों का है, जो कि सरसों का ये सीज़न चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आप और सारा ताज़ा माल है, सारा ये जनवरी का ताज़ा माल है। है, जनवरी का प्रोसेसिंग भी है। जी, तो ये आप इनका देख सकते हैं, किसानों द्वारा तैयार उत्कृष्ट शहद, और इनका ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। क्या है ये किसान भी हैं, इनका भी फोटो लगा हुआ है, सारे लोग अपने से करते हैं। तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, चलिए, अब धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे की तरफ हम चलते हैं अगले स्टॉल पे। तो जिन दर्शकों की ये शिकायत थी कि हम कुछ दिखा नहीं, हाँ, तो ये नवाचारी स्टॉल है। आप देख रहे हैं नवाचारी यानी कि इनोवेटिव स्टॉल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही है। तो इसमें नवाचार क्या है, आप लोग जो दिखा रहे हैं इसमें क्या नवाचार? इनोवेटिव ये है कि ये ड्राई वेस्ट जो भी फ्लावर होता है उसको जो वेस्ट हो जा रहा है, जो फेंक दिया जा रहा है, उसका यूज़ करके ये बनाया जा रहा है। अच्छा, यानी कि ये जितने भी यहाँ बने हुए हैं ये फ्लावर आर्ट है? ये फ्लावर आर्ट सर वो ड्राई फ्लावर के बने हुए हैं। जो हम लोग ऐसे फ्लावर सूख जाता है तो फेंक देते हैं, तो उनको यूज़ में करके देखिए, ये यूज़ करके बनाए, कितना अच्छा ड्राइंग है। ये राधे कृष्ण का, ये आप एक बार दिखाइए जरा फोटो। ये हो गया, यानी ये कोई किसी भी तरीके का ये नहीं है, पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये फ्लावर, ये फ्लावर का ही प्रोडक्ट है। ये इसमें डिटेलिंग्स जो है सब बहुत कुछ ज़्यादा है, फ्लावर ये का, सारे सब फ्लावर्स कुछ का फ्लावर का है। ये ग्रीटिंग्स कार्ड फ्लावर के हैं, ड्राई, ये तो एक तरह से ये शुष्क पुष्प का बताते हैं, यानी कि ड्राई फ्लावर आर्ट में ये आता है। इसी तरह से ये यहाँ पर है, तो ये इनोवेशन में है। जी, और इनोवेटिव क्या है ज़रा इनसे समझते हैं। ये इसमें क्या है, सबौर ट्राइकोडर्मा, क्या है ये सबौर ट्राइकोडर्मा, जरा बताइए। ये बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है, जो फंगस से रिलेटेड जितना भी डिजीज़ लगता है ना उसको ये कंट्रोल करता है। इसको हम लोग 3 तरीके से लगा सकते हैं, या तो सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर प्लांट पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कितने का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है? ये 1 kg का 80 रुपीज़ पड़ता है। ये 1 kg ट्राइकोडर्मा 80 रुपीज़ पड़ता है। क्या किन पौधों में ये दे सकते हैं? ये सारे फल और सब्जी में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। इससे जो ग्रोथ है वो, हाँ, मतलब फंगस के कारण जैसे कॉलर रॉट हो जाता है, डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, उसको ये कंट्रोल करता है। अब आप बताइए आपका क्या इनोवेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक इनोवेशन, इसके बारे में तो मुझे ही पता है, बायो आर्सेनिक मिटिगेटर। आप बताइए ये क्या किसानों के लिए कैसे ये वरदान है? ये सबौर में तैयार किया गया, छोड़ दीजिए ना, ये सबौर में तैयार किया गया बायो आर्सेनिक मिटिगेटर है। बिहार में कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर आर्सेनिक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए सबौर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर बनाया है। इसका यूज़ ज़्यादातर धान के फसल के लिए है। धान के फसल में क्या होता है कि हम लोग 50 लीटर वाटर में 500 ml आर्सेनिक मिटिगेटर मिला करके 1 एकड़ खेत में जितना बिचरा लगेगा उतना उखाड़ करके उसके जड़ को आधा घंटा तक डुबा करके रखते हैं। उसके बाद खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बायो आर्सेनिक मिटिगेटर जो है आर्सेनिक को आर्सेनाइट में बदल देता है, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हम जानते हैं कि आर्सेनिक जो है डिजीज़ कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है, मेंटल डिजीज़ कॉज करता है, जिससे कि हम लोग बच जाते हैं। तो ये आर्सेनिक प्रभावित जो ज़िले हैं गंगा किनारे के, उनके लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकता है ये बायो आर्सेनिक मिटिगेटर। यानी कि मूल रूप से अगर कम शब्दों में कहें तो जो आर्सेनिक का हमारे ऊपर प्रभाव होता है वो पानी पीने से नहीं बल्कि
फसलों के द्वारा भी आर्सेनिक हमारे शरीर में जाता है और ये अगर हम उस फसल को ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसके सीड को ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वो उसको मिटिगेट करता है, यानी कि उसको न्यूनीकरण कर देता है, काफ़ी कम कर देता है या उसको लगभग ख़त्म कर देता है और आर्सेनिक हमारे शरीर में जाने से बच जाता है। तो ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये बायो फर्टिलाइज़र है विश्वविद्यालय का। तो ये सब्जियों के लिए है। Can I say in English? हाँ, या These are the biofertilizers. Biofertilizers are actually living microbial cells that can fix atmospheric nitrogen, can increase several nutrient concentration. Actually होता है क्या, different chemical fertilizer apply, मतलब जब due to application of different chemical fertilizer, groundwater pollution, reserve water pollution is a big issue these days. And integrated nutrient management or organic farming is a new scheme of government of India that not only increases or the productivity but also sustains the soil health and the crop production. This is the biofertilizers. There are nitrogen fixers like Sabor Rhizo that contains rhizobium as a bacteria that is specially used for the legumes, yani dalani fasol. And there are azotobacter that is actually used for non-legume crops like maize, wheat, etc. etc. And there is also phosphobacterin that solubilizes phosphorus from its insoluble sources. So actually इसका फ़ायदा क्या है? ये पहले जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए था उसका डोजो घटा देगा और मिट्टी का जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ, वो इंक्रीज़ करेगा। ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है बायो फर्टिलाइजर्स। ये बायो फर्टिलाइज़र की खासियत इन्होंने बताया। ये नैनो क्ले क्या है? नैनो क्ले नैनो क्ले के बेस के ऊपर हमने बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे जिंक के लिए, हमारे आयरन के लिए, मैग्नीज के लिए, कॉपर के लिए, डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट। होता क्या है कि जब हम किसी फसल को 100 किलो अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर दे रहे हैं तो उसमें से फसल सिर्फ 1 किलो या 2 किलो ही उसमें से यूज़ कर पाती है, बाकी 99 किलो 98 किलो ख़राब हो जाता है। नैनो क्ले छोटे साइज़ के पॉलीमर से बनाए हुए माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी उपयोग क्षमता जो है ना वो 30% तक, बाकी से इससे ज़्यादा है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, हाइड्रोजेल। 2 तरह के हाइड्रोजेल हैं। एक हाइड्रोजेल है नाइट्रोजन के साथ, जिसके उपयोग से न केवल आप सिंचाई की बचत कर सकते हैं बल्कि आप नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है, और दूसरा सामान्य हाइड्रोजेल है जिससे आप सिंचाई बचा सकते हैं। गेहूं की फसल में बिहार की स्थिति में 3 सिंचाइयाँ रिकमेंड की गई हैं, लेकिन अगर आप हाइड्रोजेल का 10 किलो प्रति हेक्टेयर का उपयोग करते हो तो सिर्फ 1 सिंचाई के अंदर आप उतना ही उत्पादन ले सकते हैं। आप निर्मल ना? राकेश। अच्छा, चलिए ये ग्रीन हाउस गैस के बारे में ये आपका है। चलिए बताइए कुछ, क्या ये इनोवेशन इसमें? इनोवेशन यही है कि सर जो भी मैं स्वाति हूँ एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से, सेकेंड ईयर में। ये सर क्लोज्ड गैस हाउस चैम्बर है जिसमें हम लोग जो भी क्रॉप से गैस रिलीज होती है जैसे मीथेन, NO2 या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या CO2, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन में ब्लड सैंपल लेते हैं वैसे यहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके और इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। और सारे गैस ये सैंपल लेने से पहले हम लोग फैंस ऑन कर देते हैं ताकि ये सारा मिक्सअप हो जाए, और तब हम लोग सैंपल लेते हैं, फैन ऑन, और उसके बाद हम लोग सैंपल लेके गैस क्रोमेटोग्राफी लैब में ले जाके और उस पर टेस्ट कर लेते हैं उसको, और फिर देखते हैं कि कितना इन्वायरमेंट में वो रिलीज़ हो रहा है। उसके बाद उसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग 0 टिले से वीट बोएंगे या फिर DSR से धान लगाएंगे या फिर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करके ये सब करके हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। ये अभी आप ही का है? नहीं, ये मेरा नहीं है। ये किन का है? ये टिश्यू कल्चर मतलब का है। आप इसको नहीं टच कर सकते, ये कल्चर मीडियम है इसमें तो उल्टा सीधा हो जाए। बताइए क्या है बिना टच के? हाँ, ये हम लोग कुछ नहीं, जैसे कि एक स्टेप इसे टच कर सकते हैं। इसे बताइए। ये सारा खेल ना वो मीडिया का है। हम लोग इसमें अलग अलग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं, जैसे कि शूट डेवलपमेंट के लिए अलग, रूटिंग के लिए ऑक्सिन IBA देते हैं, तो वैसे ही हम लोग अलग अलग प्लांट हार्मोन्स देते हैं। तो ये जो मीडिया आप देख रहे हैं, जैसे एक में थोड़ा सा ग्रोथ आता है तो हम लोग उसको दूसरे मतलब डब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसी से ये है कि हम लोग इसको एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं लैब के अंडर, और हम लोग इसको सारा एनवायरमेंटल कंडीशन वैसा ही देते हैं। तो इससे क्या है कि एकदम डिजीज़ फ्री है, तो इससे आपका यील्ड ज़्यादा अच्छा आएगा। यानी कि कोरोला का टिश्यू कल्चर है। हाँ।
ये टिश्यू कल्चर किसानों को आपने बताने के लिए रखा है कि टिश्यू कल्चर से क्या क्या इससे फायदे हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये पाइनएप्पल है, अनानास का वैरायटी है, ये भी अनानास ही है। हाँ हाँ, तो ये बम्बू का है। हाँ, ये अलग अलग स्टेजेस है। अब इसको हम लोग हार्डनिंग के लिए रखेंगे चैम्बर में। और ये बनाना तो यहाँ काफ़ी पॉपुलर है। हाँ हाँ हाँ, G9 वैरायटी है। ये लाखों पौधे यहाँ से हर महीने निकलते हैं। ये बांस भी यहाँ पे हो रहा है बांस। हाँ हाँ, लेकिन अभी हमने इसको ट्रायल्स के लिए रखा है, अभी बेच नहीं रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का भी टिश्यू कल्चर हो रहा है। हाँ जी। क्या उसकी कुछ सफलता मिली उसको? हाँ हाँ हाँ, अभी रिसर्च चल रहा है, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं उसमें। बहुत बढ़िया। तो ये आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन मशीन है। ये आदित्य आपका हमने यूट्यूब पे बनाया था और आप उस पर कई क्वायरीज़ भी आई हैं, तो आप उस पर ज़रूर जा करके दीजिए कि इसमें क्या है, इसके जवाब हैं। तो वही आदित्य हैं जिनके वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा। तो बताइए एक बार फिर से ये कैसे आपने बनाया, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें फ़ैन भी है, ये पीसी वाला फ़ैन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बल्ब है जो लाइट बल्ब ह्यूमिडिटी सर कंट्रोल करती है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये बल्ब है सर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। यहाँ पे सर एक थर्मोमीटर मतलब लगा हुआ है जो टेम्परेचर यहाँ बता रहा है 29 डिग्री टेम्परेचर। और इसे आपने देखा है इसमें चूजे भी हैं। हैचिंग हो चुकी है, ये हैचिंग हो गई है और ये हैचिंग इसी इन्हीं के जुगाड़ पद्धति से जो इन्होंने बनाया है उसी से ये हुआ है। और ये चलिए, ये बहुत बढ़िया आदित्य, आपका बहुत बहुत मुबारक। हाँ, चलते हैं। तो प्रियंका, हाँ ये प्रियंका है पीएचडी स्टूडेंट ना? हाँ, पीएचडी सेकंड ईयर, ये सॉइल साइंस में आप कर रही हैं। सॉइल साइंस, बताइए क्या है, लोगों को क्या दिखाना चाह रही हैं? ये इसको आप पकड़ के बताइए। ये मिलिंग मशीन है जहाँ पे 2 mm साइज का मिट्टी को यहाँ पे रखते हैं। तो ये मिलिंग मशीन हमारा 7 मिनट में 10 माइक्रोन का साइज का बना देता है ये मिलिंग मशीन। फिर इसमें ये पिसा हुआ मिट्टी को हम इस तरह से सैंपल तैयार करते हैं इस डिब्बे में। फिर ये हमारा ट्रेसर 5i मशीन है। फिर इसको हम, ये एक्सरे बेस्ड मशीन है, यहाँ से इसको फिर रखते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, इससे एक्सरे पास होती है। ये बहुत ही खतरनाक रे है, इसीलिए इसको हम ढक करके इसका मशीन को स्टार्ट करते हैं। फिर ये हम यहाँ पे फिर मशीन को स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर से लॉग आउट कर लेते हैं। फिर ये हमारा सारा जो भी यहाँ पे रीडिंग बताता है, सॉइल का, फर्टिलाइज़र का और भी जितने तरह का प्लांट का सैंपल है, यहाँ पे 60 सेकेंड में हमारा सारा रीडिंग बता देता है। ये हम कंप्यूटर स्क्रीन में इसको रीडिंग हम लोग देख सकते हैं। यानी ये जो मिट्टी जांच प्रयोगशाला में आपका जो मिट्टी जो जाता है तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया लगती थी, तो उसको ये काफ़ी हैंड टू हैंड ये आपको ये निकाल के देता है। तो ये उसका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, सारी कमी जो है इसमें, अब ये कल्चर रिपोर्ट वगैरह भी कर सकता है ये, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। ये जो मशीन है काफ़ी कीमती मशीन है जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना था। और ये मशीन के ज़रिए किसान यहाँ पर मिट्टी जांच करा रहे हैं और उनको लंबा इंतज़ार नहीं कर पड़ता है उसको जांच रिपोर्ट के लिए। तो ये है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। बाद आपका ले बना रहा है क्या सर? हाँ अभी थोड़ा सा ये ले रहा ही बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो एग्रो स्टार्टअप, जो सब एग्रीज परियोजना के तहत जो स्टार्टअप जो हैं एग्री स्टार्टअप, वो उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। हम देखते हैं क्या है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम उदय कुमार सिन्हा हुआ, भागलपुर से। हाँ, भागलपुर से। आप जो है यहाँ एग्री स्टार्टअप में आपने किया है, तो क्या प्रोडक्ट है आपका? जी मेरा आइडिया है ऑयस्टर मशरूम के वैल्यू एडिशन पर। फार्मर्स का जो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन होता है, चूँकि सेल्फ लाइफ कम रहता है उसका, इस कारण जो है उसका मार्केटिंग कम हो पाता है और वेस्टेज चला जाता है। तो सरप्लस ऑयस्टर मशरूम जो भी फार्मर का होता है उसको हम लोग परचेज करके उसका वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाना और फार्मर का वेस्टेज को हम लोग को उसको इनकम जनरेट करके उसको फ़ायदा पहुँचाना है। तो ये फ़ायदा पहुँचाना, तो उसी क्रम में आपका ये एक भुजिया, ये कि मशरूम भुजिया है? मशरूम भुजिया। तो ये जो आपको भुजिया दिख रहा है मशरूम भुजिया, ऑयस्टर है कि ऑयस्टर मशरूम? ऑयस्टर मशरूम का ये भुजिया है और काफ़ी ये सेहतमंद है, काफ़ी ये
स्वादिष्ट भी होगा जैसा कि हम अनुभव कर रहे हैं। हाँ, मशरूम का ये मशरूम का बिस्किट है, कुकीज़ है ये, और इसे जो है इन्होंने बनाया है। कितना % मशरूम आप इसमें यूज़ करते हैं? इसमें सर 15 से 20% का 15 से 20% बता रहे हैं कि ये मशरूम इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें जो रिफाइंड आटा है वो इसमें इन्होंने यूज़ किया है। साथ ही मशरूम मुरब्बा है, ऑयस्टर मशरूम का मुरब्बा है। तो इसे आप ये बताएं कि इसे आप कॉमर्शियली कैसे लॉन्च करेंगे? कॉमर्शियली अभी हम लोग वेट में हैं। अभी तो फ़िलहाल जो है रिलेटिव के माध्यम से अभी परचेज करके अपना जो सेल कर रहे हैं, लेकिन जब आइडिया स्टेज में जब आए प्रोटोटाइप है। अब आपका लक्ष्य तो रिलेटिव के थ्रू बस ये नहीं है, लेकिन आपका तो बड़े लेवल पे एक मॉडल डेवलप करना है, कैसे कर पाएंगे? बिजनेस मॉडल को अब लॉन्च करने के लिए हम लोग FSI लाइसेंस, कंपनी फॉर्मेशन हो चुका है, FSI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुका हूँ मैं। इसके बाद हम लोग इसको ग्रांट के आते ही हम लोग इसको फिर कमर्शियली लॉन्च करेंगे यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही। यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये लॉन्च करेंगे। तो जो दर्शक जिनकी शिकायत थी कि कुछ हम नहीं दिखा पाए, आप देखिए कितनी तरह की चीज़ें हैं। यहीं पे एक और इनका एक IIT में जो इनका आइडिया है उसको सिलेक्शन हुआ है। कौन से IIT में आपका? एक तो पहले आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर। मेरा जो सिलेक्शन हुआ IIT खड़गपुर में हुआ है जी, और मेरा आइडिया जो है इंटीग्रेटेड मेंथा कल्टीवेशन टुगेदर इम्प्रूव्ड मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड डिस्टिलेशन यूनिट, जिसमें कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग हमारा सब है जी। इसमें आपका जो है प्रोडक्ट है क्या, आइडिया टू प्रोटोटाइप आपका भी है जी? इसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस फार्मर्स हैं कि फार्मर्स का प्राइमरी चीज़ है कि उनको जो क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, प्लस में उनको टेक्निकल गाइडेंस नहीं मिलता है कि वो कौन सी वैरायटी का किस समय में किस तरीके से उसका कल्टीवेशन करे। फिर जो हमने देखा कि हमारे एरिया में लगभग 10,000 हेक्टेयर में मेंथा कल्टीवेशन होता है, लेकिन किसी भी फार्मर्स के पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए उसके डिस्टिलेशन के लिए वो नहीं है। तो वो हमने उसमें अपना कंसेप्ट दिया जी, जिसमें कि फार्मर्स का टाइम सेविंग जो है नॉर्मली जो अभी करते हैं उसमें उनका 4 से 6 घंटा लगता है। जो हम लोग यूनिट ला रहे हैं उसमें 2 से ढाई घंटा लगता है। प्लस में लेबर कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट हमारे में बहुत कम लगता है, और उनके में लेबर कॉस्ट सीधा उसके 4 गुना खर्च आता है। प्लस में जो ट्रेडिशनल वो लोग कर रहे हैं उसमें उनका 15 to 25% ऑयल का लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को हमने कंजर्व करके उनकी जो ऑयल में है, ऑयल कंटेंट को हमने इंक्रीज़ किया 15 to 25% तक। तो ये हमारा कंसेप्ट है सर इसमें। इसे कुल मिलाकर किसानों के साथ आपको इरादा है कि इसको मिलकर करें, तो ये आपका 2 साल का होगा ये पीरियड? 2 साल का समझा नहीं, वहाँ कितने दिन का इंक्यूबेशन आपको मिला? इंक्यूबेशन हमको तो सर उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में जब तक हमारा कंपनी चलेगा स्टार्टअप पोर्टल पे तब तक वो देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ये जहानाबाद से आए हैं, आपका ये प्रोडक्ट है तृप्ति नेचुरल फूड्स है। हाँ, और मेरा स्टार्टअप सर वैल्यू एडिशन ऑफ जैगरी एंड मिलेट्स टू टैकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे है। बेसिकली सर मेरा आइडिया है कि चीनी और मैदा इसका एक हम नेचुरल और हेल्दी अल्टरनेटिव दें। उस कड़ी में सर हम गुड़ और मोटा अनाज को प्रमोट कर रहे हैं, और जनरली सबको मालूम है कि गुड़ फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर भी लोग नहीं खाते हैं। तो इसके लिए मैंने गुड़ का थोड़ा सा रूप बदल दिया है और उसका बायो फोर्टिफिकेशन किया है हेल्थ के हिसाब से। मैंने फ्लैक्स सीड जो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है उसको मिला करके गुड़ तैयार किया है। ये हम देख रहे हैं कि मड़ुआ है ना, ये सर फॉक्सटेल मिलेट बोला जाता है। फॉक्सटेल मिलेट, इसको हिंदी में कौनी बोलते हैं, कौनी। और ये सर कोदो है, ये कोदो है, ये कोनी है। खेरी यहाँ पे लोकल में बोलते हैं, ऐसे ब्राउन टॉप मिलेट बोला जाता है। इसी में 2 कैटेगरी और, एक बानियाड मिलेट है, एक लिटिल मिलेट है जो सांवा और कुटकी बोलते हैं। बेसिकली ये सब जो मिलेट्स हैं इनमें फाइबर 8% के ऊपर है। बिल्कुल, ये मोटा अनाज की श्रेणी में आती है। लोग उगाना छोड़ चुके हैं, लोग उगाना छोड़ चुके हैं, और इसका फ़ायदा दोनों को है। अगर उपजाएंगे तो ये बंजर से बंजर ज़मीन में उपजता है,
तो उस ज़मीन में दूसरा कुछ लगाएंगे तो होगा नहीं, तो अच्छा है कि ये हम लगाएं, इसका ज़मीन का उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगा और इसमें खाद बिल्कुल नहीं पड़ता है, पानी न के बराबर है। एक हम तुलनात्मक देखा जाए तो चावल में 5000 से 6000 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल उपजाने में, और इसको उपजाने में मात्र 250 से 300 लीटर पानी लगता है। तो हम इसको उपजा करके प्रकृति को भी बचा रहे हैं, प्लस जो खा रहा है आदमी उसका इतना ज़्यादा फाइबर है कि सारा शरीर को टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। तो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बीमारी है इसी से बनाया है? नहीं सर, ये हमारा ऑर्गेनिक गुड़ है, उसमें हमने फ्लेवरिंग किया सोंठ के साथ, सोंठ और काली मिर्च के साथ। ये सर हमारा ये तिल मूंगफली के साथ है। तिल इसके लिए मिला है कि तिल में कैल्शियम सबसे ज़्यादा है। फिर एक और फ्लेवर है हमारा वो तीसी के साथ है कि तीसी में फ्लैक्सीड है, ओमेगा फैटी एसिड्स है, तो दोनों का बेनिफिट मिलेगा, तिल का भी मिलेगा या जो भी मिला है उसके साथ। उसके साथ साथ सर धरती पे सबसे हेल्दी गुड़ ताड़ के गुड़ को माना जाता है, जो बिहार में मतलब हमारे मगध बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, बट वो थोड़ा सोशल स्टिग्मा आप जानते हैं ताड़ी में चला जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि उसका गुड़ बना के थोड़ा वैल्यू एडिशन किया जाए, क्योंकि ताड़ की खेती नहीं होती है, तो इसमें जो भी न्यूट्रिशन रहता है वो सब कुछ नेचुरल रहता है, कोई खाद नहीं पड़ता है। तो इसमें फाइबर का मात्रा सबसे ज़्यादा रहता है, और जो आज डायबिटिक के सबसे ज़्यादा पेशेंट है, बीपी के सबसे ज़्यादा पेशेंट है, उनके लिए सबसे हेल्दी गुड़ माना जाता है। कि गन्ना का खेती होता है तो थोड़ा बहुत तो खाद पड़ जाता है, बट ताड़ के गुड़ में, खजूर के गुड़ में कुछ भी खाद नहीं पड़ता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको कमर्शियली लॉन्च करने वाले? जी सर, अभी कमर्शियली अभी फेसबुक पे मेरा तृप्तम नेचुरल फूड्स के नाम से पेज है, उस पर जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं उनको बेच रहे हैं। कोविड में थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस का थोड़ा दिक्कत था, तो मैंने सेल का मोड ऑनलाइन कर दिया है, और मेरा बेसिकली टारगेट है कि पहले मैं मार्केट बना लूँ, उसके बाद किसान को एक बेहतर प्राइस दूँ। ऐसा नहीं कि किसान को मैंने बोला और बिक्री ना हो, पहले मेरा कोशिश है मार्केट बना लूँ, उसके बाद यहाँ के किसान को एक बेहतर प्राइस दूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुभ मंगल। ये रंजीत कुमार, डायरेक्टर इनोवेटिव वी फार्म प्राइवेट लिमिटेड। मेरा प्रोडक्ट सर रॉ हनी पे है। रॉ हनी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग सुपर चैम्बर का यूज करते हैं, तो सुपर चैम्बर का यूज करके हनी हम लोग निकालते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा पहला प्रोडक्ट रॉ हनी है, दूसरा प्रोडक्ट बी पॉलन है जो कि इसमें प्रोटीन इन रिच होती है, जो मैं एथलीट्स को यूज करूँगा। तीसरा मेरा कॉम बाइट है, इसमें विदाउट प्रोसेसिंग में यूज करूँगा, किसी को कोई डाउटफुल नहीं हो कि हनी में किसी तरह का मिक्सिंग हो, क्योंकि हमारे पास किट तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सैंपल चेक करवा सकते हैं, इसलिए हम लोग रॉ कॉम बाइट हनी देंगे, कॉम हनी छत्ते वाला शहद देंगे सर। मेरा यही आइडिया है सर। तो छत्ते वाला शहद देंगे यानी कि अनप्रोसेस्ड हनी होगा। कैसे मॉइस्चर को कैसे मेंटेन करेंगे सर? हम लोग पूरा फील्ड हनी निकालेंगे सर, उसमें जब तक फील्ड पूरा सेल नहीं हो जाएगा, फील्ड हनी हेक्सागोनल सेल, तब तक हम लोग नहीं निकालेंगे। जब तक फील्ड हो जाएगा, इसका मतलब मेंटेन है कि मॉइस्चर लेस देन 20% रहेगी सर। ये इसे वाइल्ड हनी के तौर पे भी मार्केट में इसे बेचते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक इनका जो है हम अभी दिखा पाएंगे, ये मशरूम का है, इनका हमने पहले किया था। ये काफ़ी बढ़िया इनका एक इनोवेटिव आइडिया है कि जो लोग मशरूम खाना चाहते हैं लेकिन मशरूम ख़रीदना नहीं चाहते, वो घर पे उगा सकते हैं। इनका रेडी टू ग्रो एक बॉक्स है। ये सर रेडी टू ग्रो किट है, जिसमें हम लोग 5 बॉक्स का सेट देते हैं, और ये आपको 8 से 10 दिन में पहला फ्लश शुरू होता है, और लगातार 2 महीने तक 1 वीक में 2 बार आपको मशरूम फ्लश होता है। आप इसका ये कर सकते हैं। 545 रुपये इस किट का कीमत होता है। इसमें आपके अलग अलग रेसिपी की जानकारी भी दिया जा सकता है, जिससे कि आप मशरूम को नए नए तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपका तो हम शूट किए हुए हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं। चलिए इनका एक आखिरी यहाँ पर हम जो स्टार्टअप का है आपका ओकाशी, ये क्या ओकाशी क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? ओकाशी जो है एक पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम टॉनिक बोलते हैं, और ये जो है बनाना के थंब के वेस्ट प्रोडक्ट से तैयार किया गया है। बनाना का थंब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे ये रेशा पहले तैयार करते हैं। ये रेशा ये बनाना का है? हाँ, बनाना का है रेशा। बनाना के थंब से रेशा तैयार करते हैं, उसके बाद जो वो पानी निकलता है उसको इस दवाई में यूज करते हैं, और ये ICAR का रिकमेंडेड दवाई है। ये टेक्निक जो है वो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICAR का मिला हुआ है, और उसी को हम यहाँ पे अपने यहाँ खगड़िया परबत्ता ब्लॉक में तैयार करते हैं। और फार्मर जो भी हैं इसको यदि यूज करते हैं तो उनको 10 से 15% की पैदावारी अधिक मिलता है। यदि सब्जी में यूज करते हैं तो 2 फ़ायदे हैं, एक तो पैदावारी मिलता है, दूसरा रेडी टू ईट होता है, मतलब आप स्प्रे करके और तुरंत खा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये 100% बायो है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बिहार में जिस तरह केला का ये बनाना क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया में है, तो आपको निसंदेह इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये आपका ये क्या है? मशरूम का बीज है सर, स्पॉन। जी सर, ये सर हम जमुई ज़िले से हैं,
और ये सर इसका लेबोरेटरी में लगाए हुए हैं। इसमें आपका क्या इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इसमें है कि रूम टेम्परेचर पर ही जो है किसान जो है अपने यहाँ मशरूम ये बीज तैयार कर सकता है। तैयार कर सकते हैं, यानी कि स्पॉन बीज की बहुत मांग है, यानी मशरूम बीज की बहुत मांग है और ये इसके लिए एक बड़ा मशीन लगाना पड़ता है, लेकिन इनका कहना है कि रूम टेम्परेचर पे ही इनका ये बनकर तैयार हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ हम मास्टर स्पून देंगे जी, अब अपने यहाँ लगा लेंगे। अच्छा, चलिए, तो ये हमारे स्टार्टअप और ये स्टार्टअप के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है कि उनमें कितना दम है उनके आइडिया में, कैसा आगे उनके जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वही शॉर्टलिस्ट होके अभी हमारे साथ में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों का आइडिया हमारे बिहार में और प्रॉब्ली पूरे कंट्री में वंडर्स क्रिएट करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार जायसवाल, मैं बिजनेस मैनेजर सामग्री प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग यहाँ पर देखिए एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और कुछ यहाँ बहुत ही आकर्षक कंपनी पायनियर कंपनी द्वारा ये लगाया गया है। मक्के के बीज के बारे में ये प्रचार कर रहे हैं। पूरा सिस्टम है इसका। और हम थोड़ा रिपोर्टिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आप हैं सिंजेंटा से? जी। तो बताइए आप अपने इसके बारे में क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं किसानों? जैसे अभी यहाँ पे हमने धान का कुछ लगा के रखा हुआ है, जो ये हमने प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए दिखाने का एक कार्यक्रम किया है कि अगर हम कोई भी एक नंबर बोलते हैं कि कितना प्लांट पॉपुलेशन होना चाहिए, तो लगभग 1 एकड़ खेत में 1,30,000 से 1,32,000 पौधा पर्याप्त होता है पूरी खेती को एक अच्छी पैदावार देने के लिए। हमने यहाँ पे एक टायर दिया हुआ है और दिखाया है कि उस टायर के अंदर में 12 से 13 पौधा अगर आपके खेत में होता है, तब आपके पूरे खेत में जो 1 एकड़ खेत है वहाँ पे आपका 1,30,000 से 1,32,000 पौधा हो जाएगा और उससे आपकी ईल्ड जो आएगी वो एक सेटिस्फैक्ट्री ईल्ड आएगी और अच्छी ईल्ड आएगी, जो कि नॉर्मल खेती से 10% ज़्यादा पैदावार देखी जाएगी। ये हमने आपको फार्मर्स के लिए एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस दिया हुआ है। दूसरा हमने यहाँ पे जो एक काम किया हुआ है ये मक्के के लिए दिया है। ये मक्के में हम कैसे करें, जैसे होता है कि हम मक्का तो लगाते हैं, लेकिन मक्के की खेती को कितनी दूरी पे लगाएं, कैसे उसका स्पेसिंग मेंटेन करें कि जैसे हमारा पैदावार ज़्यादा हो। हमने यहाँ पे दिया है 20 इंची हमारा लाइन से लाइन की दूरी होती है और 10 इंची हमारा पौधे से पौधे की दूरी होती है। अगर ये डिस्टेंस आप मेंटेन करते हैं तो लगभग आप अपने खेत में 36,000 पौधा मेंटेन करते हैं और वो जो 36,000 पौधा होता है वो हमारा कहीं ना कहीं एक भुट्टे के हिसाब से 36,000 भुट्टा दे के जाता है। हाइब्रिड के हिसाब से भुट्टे की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उसकी स्पेसिंग कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें NK-7720 की, तो NK-7720 हमारा 36,000 पौधे पे सबसे ज़बरदस्त ईल्ड देने की क्षमता रखता है। वो किसी भी दूसरे मक्के से सबसे ज़्यादा ईल्ड देता है। दूसरा बात करते हैं NK-6702, जो हमारा ये आपके बीच में है। ये हमारा 150 से 155 से 160 दिन का फसल है पूरा, और इसमें सूखा दाना मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब कि किसान अगर चाहे तो अपने खेत से ही मक्के को बेच सकता है, जिससे उसको मुनाफा थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, मक्का भी निकल नहीं रहा होता, लेकिन ये उस समय पक के तैयार हो जाता है, तो इसका रेट ज़्यादा मिलता है। ये मक्के के बारे में सिंजेंटा आपका है ना? सिंजेंटा का इनका है, और ये मक्के के बारे में ये इन्होंने एक लगाया है यहाँ पे प्रदर्शनी, और बता रहे हैं कई किसानों की शिकायत रहती है जी कि जितने दावे किए जाते हैं उतना परफॉर्मेंस में कई बार ये होते, तो क्या किसानों की तरफ से कमी रह जाती है कि कमियां इधर से भी रहती है? देखिए, ये कमियां किसान नहीं करना चाहता और ना तो करता है, लेकिन हम लोगों की तरफ से हम लोग पूरी तरीके से जब परिपक्व हो जाते हैं कि कौन सा मक्का हमारा अपने खेत में अच्छा लगेगा, तभी हम आपको देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न जानकारी में, जैसे एक छोटी छोटी चीज़ें हैं,
यहाँ हमने जो दिखाने का प्रयास किया है मक्के को, यहाँ पे हमने दिया है कि अगर किसान खेती करता है तो उसको अपने खेत में पूरी नमी बना के रखना चाहिए, तभी आप मक्के की बुआई करें। उससे क्या होता है, एक समान पौधा निकल के आता है। अगर हम अपने खेत में नमी नहीं देते हैं या सोचते हैं कि ठीक है जितना नमी है उतने में हो जाएगा, तो हमारा पौधा सुचारू रूप से ऊपर नहीं निकल पाता, जिससे हमारे खेत में भुट्टों की संख्या में कमी आ जाती है और प्लांट पॉपुलेशन हमारा मेंटेन नहीं हो पाता है। उसके साथ ही साथ दूसरा जो होता है, पहले 20 से 25 दिन के अंदर में हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ये हल्की सिंचाई इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि कुछ किसान क्या करते हैं, एक हल्की नमी रहती है उसी में वो प्लांट पॉपुलेशन अपना मतलब मक्के की सोइंग कर देते हैं, उसके बाद उस खेत में नमी नहीं रह पाती। तो 20 दिन के बाद अगर नमी मिल जाती है तो पौधा अपने आप को मेंटेन करने की स्थिति में चला जाता है। तीसरी उसके बाद की जो स्टेज आती है, इसको बोलते हैं हम लोग नी हाइट स्टेज, मतलब घुटने के बराबर की अवस्था। इस अवस्था में ये अपना वेजिटेटिव स्टेज को लेके चलना शुरू कर देता है, मतलब कि यहाँ से स्थापन शुरू हो जाता है कि हमारा मक्का कौन से जगह पे जाके इसका भुट्टा लगेगा और कितना बड़ा भुट्टा देने की संभावना इसकी होती है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है जो हमारी नी हाइट स्टेज है। इस जगह पे किसान को पानी देने की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन अमूमन अगर हम बिहार में देखते हैं तो क्या होता है, जब हमारा इस तरह का मक्का आता है नी हाइट स्टेज पे, तो हमारे यहाँ शादियों का प्रचलन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसान सोचता है चलो ठीक है एक शादी से निपट के आते हैं तो हम पानी दे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज होने के कारण एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अगर पटवन नहीं कर पाए तो हमारे यील्ड में कमी आ सकती है। उसके बाद में हमारी चौथी अवस्था आती है जो हमने वहाँ पे लगा के रखा हुआ है, मोचा निकलने की अवस्था। मोचा निकलने की अवस्था में पटवन का बहुत महत्व रहता है, लेकिन उसमें नमी हमेशा हमको दे के रखना चाहिए जब मोचा निकलता है तो, क्योंकि अगर उसमें हमने नमी देने में कमी कर दिया तो ये जो मोचा देखते हैं आप, ये पूरी तरीके से सूख जाएगा। इस पे पॉलिनेशन जैसे धनसिसरी से परागकण गिरेगा तो इस पे चिपक नहीं पाएगा, और जब नहीं चिपक पाएगा तो ज़मीन पे चला जाएगा, और ज़मीन पे जब चला गया तो फिर दोबारा इस पे पॉलिनेशन नहीं होगा, जिससे कि भोड़ा होने की समस्या आ जाती है। तो ये कभी कभी क्या होता है, हम लोगों की तरफ से, हम लोग जो सिंजेंटा की बात करते हैं तो हम सारी प्रैक्टिसेस को किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कुछ किसान ऐसे हमारे साथ में आ जाते हैं जो कभी नहीं सुन पाते हैं या वो सोचते हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो वहाँ पे वो कभी कभी गलती के शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने आपको हर एक स्टेप वाइज बताया, तो ये चीज़ें रही हैं यहाँ पे यील्ड के लिए। तो ये बता रहे हैं अपने यील्ड के लिए कि आखिर अगर कहीं पे ये परफॉर्मेंस मार खाता है तो उसके पीछे आपने कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ होता है। यस। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। यस, मैं यहाँ पे एक्चुअली टेरिटरी मैनेजर हूँ, मतलब मार्केटिंग से लेकर के और किसानों के बीच में प्रसार से प्रचार का जो भी काम होता है वो हम लोग करते हैं। मेले में बहुत सारे फार्मर्स आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस दे रहे हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है उनको? अभी तक जो मेले में किसान आए उन लोगों ने मेले को तो सबसे सराहा ही है, क्योंकि मैं लगभग 6 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूं और मुझे लगता है कि 6 साल में सबसे पहली बार इस तरीके से मेला हमको दिखा कि 3 दिन कंटिन्यूअस फार्मर्स आता ही रहा। ये सबसे बड़ी चीज़ मेले की है। दूसरी चीज़ अगर हम सिंजेंटा की बात करें तो हमने यहाँ पे अपने स्टॉल पे बहुत सारी चीज़ों को लगा के रखा है, हम वहाँ भी दिखाना चाहेंगे आपको थोड़ा सा कि फार्मर्स फील क्या करता है। एक बार चलें अपने काउंटर पे। थोड़ा लोग जो है यहाँ चमक आइए, उधर से आइए, छोड़ दो। ये सेल्फी पॉइंट्स है, लोग जो है इसमें अपने आप को दिखाते हैं। मक्कों से घिरा हुआ एक चक्र जो है आपने बनाया है जी। चलिए तो हम अगले वाले में बढ़ते हैं क्योंकि सनलाइट धीरे धीरे डाउन हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेला में क्या क्या आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे सारा कुछ जितना भी है फसलों का सारा चीज़, मशरूम है, सारा कुछ है, यही सब। आपके काम की चीज़ें हैं? हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप तो किसानी नहीं करते होंगे, तो फिर ये किसानी की चीज़ें आप? हाँ नहीं, अच्छा लगता है, क्या है कैसे होता है समझते हैं उससे, और क्या। बस ठीक है, थैंक यू।
आ जाओ। क्या देख रहे हैं? कौन खाइएगा? तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम मेला देखने के लिए चला रहा है। पान बनाते हुए पान बनाइए और फिर हमको दीजिएगा, ठीक है? बनारसी पान है सर क्या? मसाला ज़्यादा क्या बन रहे? मीठा। कौन खिलाते? हम खाते नहीं खिलाते। तो ये पान बनाई जा रही है यहाँ पर, और ये मगही पान है जो एक विशेष पहचान है पूरे भारत में इलाके की, और इसका जीआई भी मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है, एक भौगोलिक सूचकांक इसका मिला है, एक बड़ी उपलब्धि। और इसके जो सर्वे सर्वा जो यहाँ प्रभारी हैं डॉक्टर शिवनाथ दास जी यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, ये पान एक बड़ी चीज़ है और पूरे हिंदुस्तान बिना पान के कोई न तो पूजा होता, न तो लोगों का कोई मुंह में सुगंध आता है। तो ये जो पान के ऊपर जो काम हो रहा है, ये लोगों का उसके प्रति कैसा यहाँ पर रुझान है इस मेले में? सर आपको सबसे पहले पान जो है यहाँ पर हमें मिल रहा है, और ये पान का अपना ही सुगंध है, अपना ही इसका एक मज़ा है जी। धन्यवाद सर, आप हमारे मगही पान अनुसंधान केंद्र के स्टॉल पर इस किसान मेला में आए हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत भी करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। सर, ये मगही पान है, बिहार का विशेष पहचान मगही पान, बिहार का विशेष पहचान मगही पान, जिसको कि भारत सरकार जीआई टैग प्रदान कर चुका है। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशिष्ट पान है, जो कि अनेक पानों के अपेक्षाकृत इसमें जो औषधीय गुण है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस पान के खाने में सबसे बड़ा खासियत ये है कि इनके खाने के बाद कोई भी अनडाइजेस्टेबल पार्ट आपको नहीं बचेगा। बाकी दूसरे अगर पान खाते हैं तो उसमें अनडाइजेस्टेबल पार्ट बहुत ज़्यादा बच जाता है। और देखिए, ये हमारे डॉक्टर अजीत कुमार पांडे हैं, जो कि हमारे यहाँ जो पान अनुसंधान केंद्र में जो भी पान उत्पादन का कार्य होता है बड़ेजा में, इनके ये प्रभारी हैं। ये आपको अब थोड़ा सा बताएंगे कि सर आप कैसे मगही पान को देखते हैं। तो ये पान की अपनी इनकी पहचान इनके साथ तो मनीष, पान की खेती हमारे मगध रीजन में होती है 4 जगह, गया, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा। नालंदा ज़िला में हमारे 12 गांव हैं इस्लामपुर प्रखंड में, जहां पान की खेती होती है। पान एक जिसका जो घर होता है उसको हम बरेजा कहते हैं, उसमें पान की खेती होती है और मगही पान की खेती होती है, ठीक है।
और हमारे किसान जो हैं मगही पान में, जो चौरसिया समुदाय के लोग हैं, वो मगही पान की खेती करते हैं। और मगही पान में बरेजा बनाया जाता है। बरेजा के बाद उसको पान का एक कट डाल के और क्या होता है? हाँ बस हो गया। और जैसा कि हमारे डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने बताया कि पान कहाँ कहाँ होता है, मैं किसान भाइयों को और सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बार पान अनुसंधान केंद्र सेड नेट में पान का प्रशिक्षण कर रही है कि जो मौसम से उनको हानि होती है उससे कैसे जो शरबत उरबत में जो होता है इसका तेल यूज होता है। ये हमारा पामा रोजा है जो इसका पूरा संपूर्ण पात हम यूज करते हैं। इसका इत्र और सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज होता है। ये हमारा ब्राह्मी हुआ जो कि शंखपुष्पी, जो एक तरह से ये टॉनिक हुआ जो कि शंखपुष्पी में हम लोग इसका डालते हैं, उपयोग करते हैं। ये सदाबहार हुआ, इसका जिसको मधुमेह की बीमारी है उसका ये पत्ता आप खा सकते हैं, इसका फूल भी खा सकते हैं, इसका जड़ भी का उपयोग कर सकते हैं। और हाई बीपी के लिए ये बहुत उपयोग है। ये हमारा ह्यूमन बॉडी जो कि औषधि पौधे से रिलेटेड है। जैसे आपको आँख के लिए डोडी हुआ, और दिमाग के लिए ब्राह्मी हुआ, और हार्ट के लिए अर्जुन हुआ, अर्जुन का छाल जिसको हम कहते हैं। तुलसी के लिए, तुलसी जो अस्थमा में हम तुलसी का यूज़ करते हैं। फिर से अर्थराइटिस में हम नागोड़ का यूज़ करते हैं। और कब्ज, जिसको अगर कब्ज होता है तो इसको ये सब घोल के यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर आइए, इसको बताइए। ये हमारा अभी इस कोरोना के काल में हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये मेडिसिनल की तरफ बहुत हाथ बढ़ाए हैं, जो कि अश्वगंधा जो हमारा इम्यूनिटी पावर डेवलप करता है। और अश्वगंधा को आज के डेट में हम लोग बहुत उपयोग कर रहे हैं। इसका जड़ को सुखा के हम लोग उसका पाउडर बनाते हैं और उसको रात में अगर गर्म दूध के साथ पीते हैं तो इसका इम्यूनिटी पावर बच्चों का या बड़ों का डेवलप करता है। इसमें एक और किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना में मेडिसिनल प्लांट के खेती के लिए 4000 करोड़ रुपया स्वीकृति किया है, जिसमें कि गंगा के किनारे मेडिसिनल कॉरिडोर बनाने की योजना है। और ख़ास करके बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संभावना बढ़ रहा है रोजगार का, कि बक्सर से लेकर के भागलपुर तक गंगा के जो लंबाई है 450 किलोमीटर है। तो 450 किलोमीटर में जो भी हमारे किसान भाई हैं, आप ये औषधीय पौधे उसके किनारे आप कर सकते हैं। इसी के तहत हमने किसानों को बाहर से अश्वगंधा का बीज मंगा करके, यानी कि हमारे केंद्र पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं था, तो मैंने दूसरे स्टेट से मंगा करके खेती करवाया, जिसमें एक मोहम्मद तबरेज जो कि ये नाथनगर भागलपुर के किसान है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। और दूसरा हमारे ये शैलेंद्र बाबू हैं जो 5 एकड़ में अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, बेगूसराय के किसान हैं। इसलिए कहा गया है, उम्मीद की नई पटकथा गंगा की गोद में अश्वगंधा। अब किसानों को मैं एक अंतिम में ये बात बता देना चाहता हूँ कि औषधीय पौधे की आप खेती तो करेंगे तो मार्केटिंग के लिए आप लोगों को काफ़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा ट्रेडर है सबला सेवा संस्था, जो कि अविनाश कुमार उसके हेड है। वो औषधीय पौधे के जो भी आप खरीदारी करते हैं उसका आपको साथ एग्रीमेंट करवा देंगे, आपको बिक्री हो जाएगी। इसके अलावा एक है ई-चरक, ऑनलाइन औषधीय पौधे की मार्केटिंग होती है। आप ई-चरक के पोर्टल पर जा करके भी आप औषधीय पौधे का मार्केटिंग आसान से आप कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप औषधीय खेती की ओर आएँ और औषधीय पौधों की खेती करें। आपको बाज़ार का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ट्रेडर के यहाँ पहुँचाऊँगा। आपको सारा जो प्लांटिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी वो पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर, जो कि हर्बल गार्डन भी डेवलप किए हुए औषधीय पौधे का, वो आपको मटेरियल उपलब्ध करा देगा।